सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा प्रकरण है भाषा, बोली, लिपि तथा व्याकरण। विद्यार्थियों, आज के प्रकरण को आरंभ करने से पूर्व हम सूक्ष्म रूप में व्याकरण शब्द की चर्चा करेंगे कि व्याकरण शब्द का निर्माण कैसे हुआ। विद्यार्थियों, व्याकरण शब्द का निर्माण क्री धातु, ल्युट् प्रत्यय, वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग के माध्यम से व्याकरण शब्द का निर्माण हुआ है। व्याकरण शब्द नपुंसक लिंग का शब्द है। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखते, पढ़ते और समझते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। अर्थात किसी भाषा के व्यवस्थित क्रम को व्याकरण कहते हैं। यानी लिखने के क्रम को, लिखने का क्या क्रम है, उस भाषा का पढ़ने का क्रम क्या है, जो उसको व्यवस्थित करता है, शुद्ध करता है, वह क्या है? व्याकरण है। आज के हमारे प्रकरण में सर्वप्रथम हम भाषा शब्द के विषय में जानेंगे। भाषा शब्द को संस्कृत की भास धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है वाणी। अर्थात भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है वाणी या आवाज। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। जैसे कि आप लोग भी अपने विचार को, भाव को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भाव को और विचार को सुनकर और पढ़कर प्रकट करते हैं। इन्हीं विचार को आदान प्रदान का एक साधन माना जाता है। जैसे आप क्या कर रहे हैं? मेरी बात सुन रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ? बोल रहा हूँ। यह भी क्या है? एक भाषा का माध्यम है। भाषा की परिभाषा, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अर्थात जब हम विद्यार्थियों अपने विचार लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के या दूसरे व्यक्ति की बातों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप, भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सर्वप्रथम हम मौखिक भाषा के बारे में जानेंगे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे वार्तालाप करना, टीवी देखना, काव्य पाठ करना इत्यादि। जैसे विद्यार्थियों, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, सुनने के बाद उसे आप समझ रहे हैं, यह भी क्या है? एक मौखिक भाषा का रूप है। जो हम बोलकर प्रकट करते हैं वह भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा होती है। नंबर दूसरी भाषा है लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने मन के भाव लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति उसकी बात को समझता है, वह भाषा लिखित भाषा होती है। जैसे पत्र, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पुस्तक इत्यादि। जैसे विद्यार्थियों, आप पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक क्या है? लिखित रूप है ना, पहले से वो लिखी हुई है। आप लिखित रूप को आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं, फिर उसे समझते हैं। तो यह भाषा क्या है? लिखित रूप है। जो भी लिखित रूप में उपस्थित होता है या लिखित रूप में होता है, वह भाषा का लिखित रूप होता है। और जो मौखिक रूप से हम सुनते हैं, वह भाषा का
मौखिक रूप होता है। मातृभाषा अर्थात माँ द्वारा प्राप्त भाषा। जिस भाषा को बालक बचपन में अपनी माँ से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। कहने का भाव यह है कि बाल्य अवस्था में जब बालक अपनी माँ के समीप में रहकर एवं परिवार के सदस्यों के द्वारा जिस भाषा को अर्जित करता है, ग्रहण करता है, वह उस बालक की मातृभाषा होती है। यदि माता गुजराती भाषा बोलती है तो उस बालक की मातृभाषा भी गुजराती ही होगी। राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे हमारे देश में अधिकांश लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा हिंदी भाषा है। लगभग हमारे देश में 70% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। अतः हमारे देश की भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा है। राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कहने का भाव यह है कि हमारे संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया। इसलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। यानी कि एक क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है और भाषा का क्षेत्र क्या होता है, बहुत ही विस्तृत होता है, व्यापक होता है। लेकिन बोली का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। जैसे क्षेत्र के आधार पर बोली के नाम रखे गए हैं। जैसे गढ़वाल में बोले जाने वाली बोली गढ़वाली है, कुमाऊनी है, पंजाब की बोली है पंजाबी, हरियाणा की बोली है हरियाणवी है, गुजरात की गुजराती है। एक क्षेत्र में सीमित भाषा को हम बोली कहते हैं। लिपि किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की ज़रूरत होती है उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। यानी भाषा के लिखित रूप को हम लिपि कहते हैं। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। लिपि हमारे भावों को लिखने का साधन है। जो भी हमारे भाव हैं, विचार हैं, उसको लिखने का साधन क्या है, लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। मराठी की भी देवनागरी है। कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, बोडो, इन भाषाओं की लिपि क्या है, देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। जर्मन की रोमन है। फ्रांसीसी रोमन है। उर्दू की फारसी है। पंजाबी की गुरुमुखी है। बंगाली की लिपि है बांग्ला। आपने प्रत्येक भाषा की लिपि के बारे में जाना कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। अर्थात व्याकरण वह कला है जिसके माध्यम से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ते हैं, लिखते हैं तथा उसे समझते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। यानी कि
भाषा के लिखने के व्यवस्थित क्रम को, नियम को, यानी भाषा को लिखने का नियम क्या है, इसको पढ़ने का नियम क्या है, यह हमें व्याकरण के माध्यम से ही हमें विदित होता है। व्याकरण शास्त्र ही हमें बताता है कि भाषा को शुद्ध रूप कैसे प्रदान करना है, यह हमें व्याकरण शास्त्र के माध्यम से ही विदित होता है। व्याकरण के अंग, व्याकरण के 4 अंग हैं: वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण के अंग का संक्षिप्त रूप में अध्ययन करेंगे। चूँकि आने वाले पाठों में, अलग अलग पाठों में प्रत्येक अंग का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। व्याकरण का पहला अंग है वर्ण। वर्ण से तात्पर्य वर्णमाला का है। हिंदी व्याकरण में वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। विद्यार्थियों, पार्ट 2 में हम वर्णमाला का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। व्याकरण का दूसरा अंग है शब्द। ध्वनियों का ऐसा मेल जिसका कोई सार्थक अर्थ होता हो उसे शब्द कहते हैं। शब्द के कई भेद होते हैं, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। इसके अंतर्गत तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द इत्यादि शब्दों का वर्णन किया गया है। विद्यार्थियों, आने वाले पाठ में हम शब्द के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। व्याकरण का तीसरा अंग है पद। पद बहुत सारे शब्दों के द्वारा, जैसे लड़का, आम, लड़की, जाता इत्यादि यह शब्द है। अगर इन शब्द से हम एक शब्द का वाक्य प्रयोग करते हैं, जैसे लड़का आम खाता है, इस वाक्य में लड़का क्या है, इस लड़का शब्द को संज्ञा की पदवी मिली और इस वाक्य का कर्ता कौन है, लड़का है, तो लड़का शब्द को कर्ता की भी पदवी मिली। और यह कौन से वचन का है, एक वचन का है। कौन सा लिंग है इसमें, पुल्लिंग है, तो इस समय ज्ञात होता है कि यह कर्ता की इसको पदवी मिली है, तो यह क्या है, पद है। चौथा अंग है हमारा वाक्य। जब कई सारे शब्दों को मिलाकर एक सार्थक अर्थ प्रदान होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। यानी बहुत सारे शब्दों को मिलाकर के जब किसी वाक्य का निर्माण होता है और उस वाक्य का कोई सार्थक अर्थ हमें प्राप्त होता है तो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, तो इस वाक्य से हमें विदित होता है कि राम विद्यालय जा रहा है। इस वाक्य का कोई ना कोई क्या है, सार्थक अर्थ इस वाक्य में हमें विदित हो रहा है। तो विद्यार्थियों, आज हमने हिंदी व्याकरण के पाठ 1 का अध्ययन करा, जिसमें हमने भाषा, बोली, लिपि तथा व्याकरण के बारे में अध्ययन किया। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।